हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ये जो है कोरोना वायरस से बच रहे होंगे। और कोरोना वायरस से बचते रहिए, घर में बने रहिए, दही की तरह जमे रहिए, ठीक है ना। ज़्यादा हिलोरे मारने के चक्कर में जो है रायता फैल सकता है और हालात इतने ख़राब हैं कि उस फैले हुए रायते को समेटने के लिए रिश्तेदार भी नहीं आ रहे हैं। तो जहाँ पर हैं वहीं पर बने रहिए। और हाँ, थोड़ा सा अपने मोबाइल का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि मोबाइल अगर कहीं गिर गया पानी में या ख़राब हो गया, ठीक है ना, तो फिर आपको संभलवाने के लिए इस टाइम मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और घर वाले अपना मोबाइल जो है देंगे नहीं। तो फिर जो है कबाड़ की तरह, कूड़े की तरह जो है घर के कोने में पड़े रहेंगे आप, ठीक है ना। तो बेहतर यही है कि अपने जहाँ पर है वहाँ पर बने रहें, ठीक है। तो आज हमारा डिस्कशन है फिजिक्स ऑफ क्लास 12th स्टैंडर्ड, और ये जो है आपका जेई और नीट लेवल के भी कुछ क्वेश्चन जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, कोरोना वायरस से बचते रहिएगा, तभी डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है ना। इस टाइम आप देख ही रहे हैं कितने जो है हालात ख़राब हैं। और थोड़ा सा ये है कि मास्क हमेशा लगाए रहिए और सैनिटाइज करते रहिए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए, और जितना देसी इलाज है हो सकता है करिए, ठीक है ना। और अगर आपको कुछ लग रहा है इस तरीके के सिम्टम्स तो फ़ौरन जो है, अगर आपके घर में, तो फर्स्ट एड ले सकते हैं, यानी कि जैसे जो होम ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि उससे ठीक नहीं हो रहे हैं तो फ़ौरन जो है अपने नज़दीक के किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा करके, हॉस्पिटल मत जाइए, अपने गांव में ही कोई डॉक्टर है या अपने आपके शहर में जो आपका मतलब परिचित है, जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उससे जा करके सलाह ले लीजिए और वो आपको कुछ मेडिसिन प्रेफर करेगा तो उसको टाइमली लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम पे। और बाकी तो सब हवा है, ठीक है ना। और ज़्यादा इससे घबराइए मत, अपना जो पोटेंशियल है वो बनाए रखिए, ठीक है ना। और मतलब जैसे कि ये कि हावी हैवी अपने आप पे इसको मत हावी मत होने दीजिए, ठीक है। और इसको लाइटली, मतलब लाइटली भी मत लीजिए, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लीजिए, ठीक है ना। तो ना ही तो आप इसको बहुत ज़्यादा हावी करिए और ना ही इसको बहुत ज़्यादा जो है हल्के में लीजिए, बल्कि जो एक प्रॉपर प्रिकॉशंस हैं वो लेना है आपको, और ट्रीटमेंट है वो भी करना है, ठीक है ना। तो सावधानी ज़रूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और पूड़ी सब्जी पूड़ी क्या कहते हैं बटी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है बच के रहिए, ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग ए चार्ज माइनस q is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r, ठीक है ना। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज, ठीक है ना, माइनस q1 अबाउट प्लस q2 इज गिवन बाय, और कितना है प्रूव करना है, t इज इक्वल टू 16 पाई क्यूब m r क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, अपॉन q1 q2 अंडर रूट में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे एक चार्ज है माइनस q1, ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है माइनस q1, इसका मास कितना है m है, इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है प्लस q2 के, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है मान लीजिए, तो कह रहा है इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा वो आपको प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपॉन q1 q2, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। तो देखिए ये जब रिवॉल्व करेगा तो इसको एक, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दूसरा, ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, आप लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है। और उस, यानी कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस कौन करेगा, उसको करेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करेगा। या ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, तो लिख दीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है mv² अपॉन r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, q1 q2 अपॉन r²। तो देखिए यहाँ से आपको v का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, r से r² से r कैंसिल हो गया तो r बचेगा यहाँ पे, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, बल्कि v² के पहले लिखेंगे, या अगर v की लिखना चाह रहा है तो डायरेक्ट उसको अंडर रूट में लिखिए, तो कितना आएगी q1 q2 1 इंटू q1 q2, तो q1 q2 आ जाएगा, m डिवाइड में आएगा, ठीक है ना, 4 v आएगा डिवाइड में, बल्कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m
और आर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका, ये क्या आ गया आपका, v आ गया, v का वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे v स्क्वायर आता, फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको v आ जाएगा। अब आपको टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकला, तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वन साइकिल में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। और वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड, तो सरकमफ्रेंस का कितना होगा 2πr अपॉन, और स्पीड कितनी है, मान लेते हैं कि स्पीड इसका v है, और टेंजेंट पे दिखाते हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट लेकर के, सर्कल पे टेंजेंट से। तो v का वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, लेकिन लॉजिक पे आपको पता होना चाहिए कि क्या कहानी चल रही है, तभी आप जो है थोड़ा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 mr, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई में जाएगा। और दूसरी बात, हम इसको भी स्क्वायर रूट में ले रहे हैं, 2πr को स्क्वायर रूट में ले जाएंगे तो 2 को ले जाओगे स्क्वायर रूट में 4 हो जाएगा, पाई को ले जाओगे पाई स्क्वायर हो जाएगा, और r को ले जाओगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई भी करते चल रहे हैं, 2 का 4 हो गया स्क्वायर रूट में लाने के बाद, और ये 4 भी रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर में आएगा तो 16 हो जाएगा। पाई आपका पाई स्क्वायर हो चुका है स्क्वायर रूट में, और एक पाई है तो कितना हो गया पाई क्यूब हो गया, ठीक है ना। m तो सिंगल है, और r देखिए यहाँ पे जाके ये r स्क्वायर हो गया और ये r जाएगा तो कितना हो जाएगा r क्यूब अपॉन Q1 Q2, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। नीट और जेई लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। हेलो गाइस, सो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है। देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है ना, -9 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। वो एक दूसरे से जो है 5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस में है, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन का है, ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तब इस केस में पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ठीक है ना, कि इस केस में कितने जो इलेक्ट्रॉन है मिसिंग होंगे हर एक आयन से, ठीक है ना। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है कितना है, वो है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन का, ठीक है ना। और जो R है कितना है 5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और 2 इक्वल चार्जेस हैं, तो यानी कि Q1 = Q2 = Q मान लिया, ठीक है ना। तो इस केस में पहले हम Q निकालें कि चार्ज कितना है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज हमें पता चल रहा है, और फिर हम पॉजिटिवली चार्ज से जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना, चार्ज से। तो देखिए F = क्या होता है, कूलम्स फॉर्मूला लगाइए, K Q1 Q2 अपॉन r², यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है ना। तो इसको जो है आप कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें हम ऐसा यूनिट, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट ये जो है डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, तो अपना जो है Q1 Q2 यानी कि आपका हो जाएगा 1/4π, या ठीक है 1/4πε0 Q² अपॉन r², ठीक है ना। तो 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, ठीक है ना। ये होता है आपका 9 × 10⁻⁹, और Q², और ये कितना है 5 × 10⁻⁻10², ठीक है ना। तो अपने को Q² फाइंड आउट करना है, तो बाकी सब मल्टीप्लाई में कर दीजिए। 3.7 × 10⁻�9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻20, और ये जो है आपका ये जो है 9 × 10⁻9 ये डिवाइड में आएगा, ठीक है ना, = Q²। तो चाहे तो Q² लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3.7 और 25 और 9 को ही डिवाइड अलग कर लीजिए और पावर अलग कर लीजिए, नहीं पावर का कैलकुलेशन अलग कर लीजिए। तो पावर कितना हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा, -18 ये भी
न्यूमरेटर में जा करके जो है माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁻20 है तो 10⁻20 और 18 माइनस का 18 कितना, माइनस का 38 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10.q² = 10.28 आएगा इसको सॉल्व करने पे, ठीक है ना। इसको अपॉन इसको, और ये 10 का हो जाएगा आपका 38। तो स्क्वायर रूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना, माइनस का 19 हो जाएगा। और 10.28 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट है, और 9 के स्क्वायर रूट से थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो ये 3 से थोड़ा बड़ा होगा, तो 3.2 आ रहा है देखें। और ये काय में आएगा, कूलम में आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ये तो आपका चार्ज है। अब क्या आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है। क्योंकि Q इक्वल टू एन है तो Q की जगह एन ही लिख दीजिए। तो 3.2 इंटू 10⁻19 का 19 में इधर कर देता हूँ, हो सकता है आपको अपीयर ना हो। तो n इक्वल टू आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 का 19 अपॉन ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू कितना था 1.6 इंटू 10⁻19 का 19, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 3.2 से 1.6 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। यानी कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हर एक आयन से, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फ्री पिथ बॉल A of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10⁻8 coulomb, ठीक है ना। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper is stationary। क्या है क्वेश्चन, एक पिथ बॉल A है 8 ग्राम की, ठीक है ना, जिसपे 8 ग्राम की बॉल है और जिसपे चार्ज कितना है, इतना है, 5 into 10⁻8 कूलम का। What must be the nature and magnitude of the charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below, ठीक है ना। अब 5 सेंटीमीटर बिलो, A के बिलो में एक दूसरी बॉल पिथ बॉल जो है B आपको लगाना है, ठीक है ना। तो उसको कितना चार्ज और किस नेचर का दिया जाए ताकि जो ऊपर वाली बॉल है वो आपकी जस्ट की तस बनी रहे, फिक्स्ड यानी कि स्टेशनरी रहे। जैसे इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि एक ए पिथ बॉल है और जिसका वजन कितना है, 8 ग्राम है, ठीक है ना। एक जी फॉर ग्राम, ठीक है ना। तो इसके नीचे 5 सेंटीमीटर बिलो में, मान लीजिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देख रहे हैं, एक दूसरी बॉल बी है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका चार्ज भी दे रखा है, पहली वाली बॉल का कितना है, 5 into 10⁻- का 8 कूलम, ठीक है ना। ये इस पे चार्ज है। अब देखिए, जैसे जो इसका वजन है 8 ग्राम, तो ये इसका जो मतलब ये तो आपका मास हो गया, जो इसका वेट है वो 8g नीचे लगेगा। 8g अब कौन सा, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला g है, ठीक है ना। g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg होता है ना, तो mg जो है इसका नीचे की तरफ, अब ये नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये कह रहे हैं कि बी बॉल को कितना चार्ज दे दिया रहा है जो कि 5 सेंटीमीटर बिलो है ए से, ताकि ये जो है जस की तस बनी रहे, स्टेशनरी बनी रहे। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तब उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक बॉल है 8 ग्राम की, ठीक है ना, 8 ग्राम की बॉल है। अब इसका वजन जो है नीचे की तरफ लगेगा, इसका वेट 8g, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पे चार्ज कितना है, 5 into 10⁻- का। अब ये जो है इसका वजन नीचे की तरफ लगेगा, तो एक सेकंड बॉल बी जो है हमने लगाना है, ये ए बॉल थी और ये बी बॉल। तो कह रहे हैं कि इसको कितना चार्ज दिया था ताकि ये जो है अपनी जगह फिक्स रहे। अच्छा, ये बी वाली बॉल कितना नीचे है, 5 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग मान लें 5 सेंटीमीटर मान क्या लेना, दे रखी है, लेकिन जैसे जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कूलम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाइए, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर आपको पता है कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 into 10⁻- का 2 मीटर लगाएंगे, ठीक है ना। आपको जो वैल्यू लगानी है वो किस में लगानी है, ये आपका ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में लगानी है। अब जैसे 8 ग्राम है
तो 8 कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोग्राम में, तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। और इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है ना। अब ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अब इसका जो वेट होगा, ठीक है ना, वेट नीचे की तरफ लगेगा। अब इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो ये रिपल्स करेगा, ऑब्वियसली रिपल्स ही करना चाहिए, तभी अपनी जगह पे रुक पाएगा। इसको भी पॉजिटिव आपको चार्ज देना है, एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको बैलेंस कौन करेगा, यानी कि जो वेट है उसको बैलेंस कौन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह आपने क्या लिख दिया, वेट लिख दिया, जो इसका वेट है, इस वाले को बैलेंस करना है ना, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसके वेट को बैलेंस करना है, इस बात को समझ लीजिए। हालांकि एक दूसरे पे दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, लेकिन हमें इसको स्टेशनरी करना है, इससे हमें भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹, यानी कि ए वाले को बैलेंस करना है किससे, बी वाले से, बी यानी कि स्टेशनरी रखना है ए को। अब Q1 Q2, ठीक है, तो अब Q1 तो आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁸, और Q2 तो उसने पूछा ही है कि उसको कितना चार्ज दिया जाए और किस नेचर का, तो नेचर तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। रिपल्स करेगा तभी वो बैलेंस कर पाएगा, क्योंकि वेट नीचे है और रिपल्शन इस तरफ लगेगा, ऑब्वियसली लाइन ज्वाइनिंग द फोर्सेस, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस उसके अलावा लगता है, ठीक है ना। और ये कितना होता है, ये कितना दिया, 5 × 10⁻⁻², ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से अब m कितना है, m आपको दे रखा है 8g, तो 8 हो जाएगा आपका 8 × 10⁻⁻3, और g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है, ठीक है ना। तो 9 × 10⁻9, और ये 5 × 10⁻8, Q2 ये जाएगा 25 × 10⁻⁴, ठीक है ना। अब Q2 के लिए सॉल्व करना है इसमें, तो Q2 = हो जाएगा 8 × 10⁻3, 25 × 10⁻⁴, ठीक है ना। और ये दोनों डिवाइड में आएंगे, 9 × 10⁻9 और 5 × 10⁻8, ठीक है ना। 5 से 5 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9.8 आपका यहीं पर रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ये छूट गया था 9.8, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो Q2 को ये कैलकुलेट आपको कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है, और नेचर कैसा होगा इसका, पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ हुआ नहीं रहता है उसमें भी, तो कोशिश करेंगे तो आपको आता चला जाएगा, ओके। नोट इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Two insulated copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दो स्फीयर है A and B, जो कि इनके नाम दे दिए, और कॉपर मटेरियल के हैं, और इनके बीच सेपरेशन कितना है, 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, अगर उन दोनों पे चार्ज कितना है, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, यानी कि वो बहुत छोटे हैं, इसके मुकाबले में छोटे हैं, कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, है कि जो सेपरेशन वाली जो डिस्टेंस के मुकाबले में उनकी रेडियस है वो बहुत नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर कर सकते हो। ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और इस रिपल्शन वाले फोर्स को आप ग्रेविटेशनल वाले फोर्स से कंपेयर कर सकते हो, जो कि अट्रैक्शन का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आइदर भी रिपल्शन और भी अट्रैक्शन, ठीक है ना। और एक चीज ये कि बी पार्ट में भी आपके दो केस हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा अगर दोनों चार्ज को डबल कर दिया जाए, ठीक है ना, यानी कि जो अबव अमाउंट था उसका डबल कर दिया जाए, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए। द टू स्फीयर आर प्लेस इन वाटर, अगर उनको वाटर में रख दिया जाए तब फोर्स कितना होगा। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन गए, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका आंसर कराते हैं, ठीक है ना।
2 स्फीयर है ए एंड बी, ठीक है, उन पे चार्ज दे रखा है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। उनके बीच का सेपरेशन कितना है 50 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों सेम है तो Q1 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारा एक ही फॉर्मूला चलता चला आ रहा है। इसमें जब वैल्यू रखिए तो आपको आंसर मिलेगा 9 × 10⁻9 और Q कितना है 6.5 × 10⁻⁷ स्क्वायर अपॉन R कितना है 50, तो पॉइंट सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर, हाँ 0.5 kg के हैं दोनों, शायद हो सकता है मैंने क्वेश्चन में ना लिखा हो। तो M1 M2 दोनों सेम हो जाएगा। G का वैल्यू कितना था 6.67 × 10⁻⁻11 और M1 M2 कितना 0.5 kg है तो 0.5 × 0.5 अपॉन R स्क्वायर, सेपरेशन तो वही रहेगा 0.50 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6.67 × 10⁻⁷ न्यूटन, विच इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसमें 10⁻² न्यूटन आ रहा है जबकि इसमें 10⁻17 न्यूटन आ रहा है, विच इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसीलिए इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, ग्रेविटेशन की कोई वैल्यू नहीं रहती है ग्रेविटेशन फोर्स की, ठीक है ना। अब इसने कहा कि अगर जो बी पार्ट था, ये तो ए के जो हमारे दो पार्ट थे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना था, दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स को कंपेयर करना है। तो और अब क्या करना है बी पार्ट में, ये तो ये पार्ट हो गया आपका, बी पार्ट का सोल्यूशन देखिए। अब अगर इन दोनों चार्जेस को डबल कर दिया जाए और इनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तब इनके बीच में फोर्स कितना होगा, तो कर दीजिए, चार्ज डबल कर दीजिए 1/4πε0, ठीक है ना, Q1 Q2 यानी कि 2Q × 2Q और इनके बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया, आधा कर दिया। पहले कितना था R, तो अब R/2 कर लो। वैल्यू तो आप वो मैथमेटिकल वैल्यू बाद में हाफ कर लेना, पहले आप जो R माना था ना, डिस्टेंस को हम R मानते हैं ना, और चार्ज को क्या मानते हैं Q1 Q2 मानते हैं, और क्योंकि दोनों सेम है तो QQ हो जाएगा, ठीक है ना। Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, दोनों QQ है, वैल्यू तो इनकी दे रखी है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है ना, ये जाएगा 4Q² अपॉन R²/4। ये 4 रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर में जाएगा तो विच इज इक्वल टू 1/4πε0 16Q² हो जाएगा, 16Q² अपॉन R²। तो 16 मैं जो यहाँ लिख लेता हूँ एकदम शुरुआत में, ये जाएगा Q² अपॉन R²। तो यानी कि जो पहले फोर्स था F' मान लीजिए इसको, उसका 16 टाइम्स हो जाएगा। और पहला फोर्स आपका कितना है, पहला फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है, वो आपका इतना है 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन। तो इसकी जगह 16 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका मैथमेटिकल वैल्यू आ जाएगा, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब रखोगे ये तो फर्स्ट पार्ट होगा बी का, और सेकंड पार्ट तो देखिए इसको वाटर में रख दीजिए। तो नेक्स्ट आपको मैं आप डबल डैश करेगा या एफ वाटर कह लो इसको। तो ये वाला तो आपका वैक्यूम या एयर होता है, ठीक है ना। ये तो आपका जो होता है ये वैक्यूम होता है या एयर होता है, ए फॉर एयर, ठीक है ना, या वैक्यूम बी से लिख लेते हैं। आप वाटर में देखें डब्ल्यू फॉर वाटर, तो कितना होगा 1/4πε0। और यहाँ पर जो भी आपका मीडियम होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के उसने दिया था ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर तो 1 होता है, ठीक है ना, इसीलिए उसको हम लिखते नहीं है 4πε0 ही लिखते हैं, के की वैल्यू 1 है ना, किसके लिए, एयर के लिए। लेकिन वाटर के लिए कुछ वैल्यू होगी या कोई अदर मीडियम है तो उसके लिए कुछ और अलग वैल्यू होगी। तो यहाँ पे वाटर है तो उसका वाटर का लगाएंगे और Q² अपॉन R²। तो मतलब कुछ नहीं करना है, जो आपका एयर वाला था तो उसका ये आपका ये फोर्स होता है, ये रिलेशन भी आता है कि जो आपका किसी मीडियम में जो फोर्स होगा वो एयर वाले फोर्स का 1/k टाइम्स होता है।
ठीक है, देखिए आपका निकला बाकी 1/4 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका एयर वाला हो गया, वैक्यूम वाला हो गया, तो ये उसका K टाइम्स आ जाता है। तो आपका ये कितना है 1.5 यानी कि 1/80 और 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻ का 2 न्यूटन, तो इसको कैलकुलेट करना इसका 4 न्यूटन। एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि अगर चार्जेस को डबल कर देंगे, उनके बीच का डिस्टेंस डबल कर हाफ कर देंगे, तब फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, ग्रेविटेशन फोर्स और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बहुत ही मुकाबले बहुत छोटा होता है, इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, और पानी में या किसी अदर मीडियम में रख दोगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, ये 12th जेईई और नीट लेवल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं यहाँ से आपका फाउंडेशन तैयार करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टू पार्टिकल्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 5 ग्राम एंड चार्ज 1.0 into 10⁻⁷ कूलम स्टे इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है यानी कि जस्ट के तस है, अगर वो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेंगे, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेंगे ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। तो हम ये मान लेते हैं इक्विलिब्रियम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना, तो हम इसको स्टेशनरी मान रहे हैं इक्विलिब्रियम को, विद ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर का है। बिटवीन दैम द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे नोट करते हैं म्यू से, बिटवीन ईच पार्टिकल एंड टेबल इज सेम, ठीक है ना, फाइंड म्यू। तो यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसान है, इसको यही कर देता हूँ, आप लोग अपने से थोड़ा सा इसको ट्राई कर लीजिएगा, बाकी मैं ही दे देता हूँ आपको। ठीक है, 2 पार्टिकल्स हैं जिनपे सेम मास है और सेम चार्ज है, ठीक है ना, तो इनके मासेस भी दे रखे हैं और इनके चार्ज भी दे रखे हैं, सेम मास है और सेम चार्ज है। तो अगर एक मास दे रखा है तो यानी कि दोनों मास दे रखे हैं 5 ग्राम, और अगर एक चार्ज दे रखा है तो यानी दूसरा भी दे रखा है क्योंकि सेम है, तो इसको भी चार्ज कितना होगा 1.0 into 10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। अब इनके बीच में सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर का, ओके। एक ये हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, मान लीजिए कि टेबल पर रखे हुए हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखे हैं, तो टेबल थोड़ा बड़ा बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये टेबल पे रखे हुए हैं, अब ये चार्जेस और टेबल का जो सरफेस है इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है मान लेते हैं कि म्यू है, वो म्यू है फाइंड आउट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा या रिपल्शन कितना होगा, सॉरी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे फोर्स निकालिए कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁻⁹ Q1 Q2 कितना 1.0, ये Q1 Q2 यानी कि दोनों सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 की जगह क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो जब दोनों सेम होते हैं। तो 1.0 इंटू 10⁻⁷ का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर 10 सेंटीमीटर है तो यानी 0.1 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि हम ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.009 न्यूटन, ठीक है ना, ये आपका इतना आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यानी कि जो उनके बीच में आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करेगा, ठीक है ना, और फ्रिक्शन फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, तभी तो वो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है म्यू एन होता है या म्यू आर होता है, आर फॉर रिएक्शन या एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन, याद होगा। और आर को या एन को हम लोग कैसे लिखते थे एम जी से, तो म्यू एम जी याद आया कि नहीं आया, 11th में पढ़ाया था, ठीक है ना। तो यहाँ से आप म्यू एम का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻5 ग्राम है ना, तो 10⁻³ हो जाएगा, और जी कितना होता है 9.8, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 9.8 लिख ले रहा हूँ, तो इसको लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.049, ठीक है ना, 0.049 और म्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम बोथ फोर्स विल बैलेंस ईच अदर, तो F इज इक्वल टू कैपिटल F मीन्स म्यू इंटू 4.049, ठीक है ना,
इज इक्वल टू 0.009, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड करने पे आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। अब डिवाइड करिए और आंसर निकालिए। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.009 अपॉन 0.049, ठीक है ना। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 0.18, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.18 आ गया। ओके, कोई कष्ट, कोई परेशानी, अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए। म्यू आपका इतना आया है 0.009 अपॉन 0.049। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो 0.18 आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं।